नमस्कार। लेख्य मंजूषा समूह के तत्वावधान में लेख्य मंजूषा समूह पटना के तत्वावधान में आज हम शिवानी जी पर एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उनकी जन्म की शताब्दी है और प्रति माह 17 तारीख को हम यह कार्यक्रम करते हैं। पिछली बार आपको ध्यान होगा, हमने शमशान चंपा पर कार्यक्रम किया था, अतिथि पर किया था और उपप्रीति पर किया था। इस बार मैं उपस्थित हुआ हूं लेकर के अपनी प्रस्तुति शिवानी जी की सुप्रसिद्ध कहानी, अथवा उसे हम लघु उपन्यास कहें, लघु उपन्यास कृष्णवेणी। उस पर मेरा यह कार्यक्रम है, जिसका शीर्षक मैंने रखा है, क्या मैं उससे मिलना चाहूंगी। कृष्णवेणी, क्या मैं उससे मिलना चाहूंगी। मैं अपना उद्बोधन प्रारंभ करूं उसके पहले मैं छोटी सी भूमिका आपके सामने रखूंगा। जब मैं पढ़ता था स्कूल में, शायद 10वीं या 11वीं में, तो धर्मयुग पत्रिका आती थी हिंदी की, जिसमें हिंदी के बड़े अच्छे अच्छे लेख और कहानियां होते थे। वहां मैंने सबसे पहले इसको पढ़ा था धारावाहिक कहानी के रूप में, और मैं कृष्णवेणी से और इस पूरे चरित्र से बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस करने लग गया था। तब पाक्षिक पत्रिका थी, 15 दिन में एक बार आती थी, और मैं धर्मयुग का की प्रतीक्षा करता कि अब कृष्णवेणी में आगे क्या हुआ। एक कहानी से जुड़ाव महसूस करना दर्शक पाठक का, यह शिवानी जी की बहुत बड़ी विशेषता थी। स्मरण रहे, उस जमाने में एसटीडी, मोबाइल, टीवी इत्यादि कुछ नहीं थे। पत्रिकाओं का वर्चस्व था, और साहित्य का जो साहित्य की भूख मिटाने का तरीका था, वो पत्रिकाएं ही था। कृष्णवेणी से वहां से मेरा परिचय हुआ और मेरे दिमाग के मानस में छा गई। मैंने बहुत समय तक धर्मियों के उन अंकों को संभाल कर रखा, और मैं जब गाहे बगाहे उसको पढ़ लेता। अब वो मेरे पास नहीं है। अब जब शिवानी जी पर प्रस्तुति की बात आई, तो मैंने कहा कृष्णवेणी को मैं ढूंढूं, और मुझे आश्चर्य हुआ कि उपलब्ध पुस्तकों में, चाहे वो शिवानी जी की कहानियां हो, मेरे पास शिवानी जी की संपूर्ण कहानियां हैं, उसके अलावा जो भी पुस्तकें हैं, उनमें कहीं भी हमें कृष्णवेणी नहीं मिलती, किंडल पे भी नहीं है। लेकिन तलाश जब आदमी करता है तो कहीं ना कहीं मिल जाती है। मुझे यूट्यूब पर अचानक से कृष्णवेणी मिल गई। वहां सुनकर उसको मैंने दोबारा उसको अपना जानकारी को किया, और मैंने इस पर ही अपना आज लेख तैयार किया इस पर। कृष्णवेणी से जुड़ने के दो अभी कारण और हैं, मैं बताना चाहूंगा। एक पंक्ति में शिवानी जी ने कहीं ना कहीं लिखा है, कृष्णवेणी का जन्मदिन 15 सितंबर को होता था। जो मेरा भी जन्मदिन होता है, तो मुझे एक जुड़ाव कृष्णवेणी से महसूस होता है। दूसरा ये कि शुरुआत जो होती है कृष्णवेणी की, वो कपालेश्वर मंदिर से होती है, चेन्नई के। मैं अभी नौकरी में करने के बाद में परिवार सहित चेन्नई गया था, तो वहां कपालेश्वर मंदिर में जब मैं दर्शन करने गया, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि ये तो कृष्णवेणी वाला मंदिर है, जहां कृष्णवेणी शिवानी जी को मिलती है। तो इससे मेरा जुड़ाव और बढ़ गया। तो आज हमारी प्रस्तुति दरअसल में 14 फेरे पर होने वाली थी, परंतु कतिपय कारणों से हम 14 फेरे प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो तुरंत मुझे जब बदल के इसमें आना पड़ा, तो मैंने अपने समूह को बताया कि मैं कृष्णवेणी पर बोलूंगा, क्योंकि इस पर मैं जब चाहे, जितना चाहे बोल सकता हूं। कृष्णवेणी उपन्यास मेरे मानस में बसता है। तथापि उद्बोधन के लिए मैं अपनी लिखित प्रस्तुति ही दूंगा, जिससे सब कुछ बोधगम्य हो और भटके नहीं मामला। आपके सामने प्रस्तुत है शिवानी के लघु उपन्यास कृष्णवेणी पर मेरा एक उद्बोधन। क्या मैं उससे मिलना चाहूंगी। क्या मैं उससे मिलना चाहूंगी, इस उपन्यास का अंत भी है और मूल वाक्य भी है। चलिए हम इसका प्रारंभ करते हैं एक संक्षिप्त परिचय से। क्या आत्मा का अस्तित्व होता है। क्या भूत प्रेत वास्तव में हुआ करते हैं। परालौकिक अनुभव केवल आभास मात्र है, या उसमें कुछ वास्तविकता भी होती है। अतीन्द्रिय संवेदन अनुभूति क्या है। अतीन्द्रिय संवेदन अनुभूति क्या है, और क्या विज्ञान के इस युग में इसका कोई अस्तित्व है भी, अथवा यह कपोल कल्पना मात्र ही है।
मेरे ये प्रश्न सुनकर आप सभी को लग रहा होगा कि एक रहस्य रोमांच से भरपूर भूत प्रेत कथा की बात होने वाली है। पर यदि मैं आपसे कहूं कि यह एक अतीव सुंदरी और सांचे में ढली नवयौवना की प्रेम कहानी की बात हो रही है तो आप आश्चर्य करेंगे। जी हाँ, आज बात कर रहा हूं शिवानी के लघु उपन्यास कृष्णवेणी की। पारलौकिक विषय देखते ही अधिकांश पाठक यह मान बैठते हैं कि वे काल्पनिक कथा पढ़ने जा रहे हैं, परंतु यह लेखक पर निर्भर करता है कि वह किस रूप में इस विषय को प्रस्तुत करता है। उदाहरण स्वरूप विजयदान देथा की दुविधा, जिस पर आपने फिल्म देखी होगी शाहरुख खान की पहेली, विजयदान देथा की दुविधा का भूत पाठकों को अपने हृदय के निकट लगता है। पहेली अगर आप देखेंगे तो आपको जो भूत है, शाहरुख खान ने भूत का रोल भी किया था, वो आपको फिल्म का हीरो लगता है, नायक लगता है आपको। वास्तव में यह भूत नायिकाओं की उद्दाम इच्छाओं का प्रतिनिधि ही है। पाठक यह जानते हुए भी कि भूत एक काल्पनिक पात्र है, उसके अस्तित्व को स्वीकार करने लगता है और उसके साथ कथानक को जी लेता है। परंतु शिवानी जी जब भी परालौकिक की बात करती हैं, वे सदैव विश्वास निर्मिति अथवा मेक बिलीव के सिद्धांत पर चलती है। विश्वास निर्मिति शब्द मैंने अभी तैयार किया, मेक बिलीव का हिंदी कि मेक बिलीव का सिद्धांत, जो विश्वास दिलवाना, मैं जो कह रहा हूं वो ठीक कह रहा हूं। वे सदैव विश्वास निर्मिति के सिद्धांत पर चलती हैं, अर्थात उनकी कहानियों में पारलौकिक तत्व इतना जीवंत होता है कि पाठक उसे सत्य मान लेता है। अक्सर शिवानी जी स्वयं ऐसे कथानक का हिस्सा हुआ करती हैं, जिससे पाठक जुड़ाव भी महसूस करता है। परंतु इस उपन्यास में वे न केवल प्रमुख पात्र हैं, अपितु एक स्थान पर उनकी माता उन्हें गौरा कहकर बुलाती हैं, ताकि हम यह माने कि शिवानी ही है। जो शिवानी जी का वास्तविक नाम था गौरा पंत, उस नाम से संबोधन भी है, तो हम ये मान लेते हैं कि शिवानी जी अपनी कहानी बता रही हैं, तो उसमें अगर पारलौकिक तत्व या आत्मा का प्रवेश कहीं हुआ है तो हमें उस पर विश्वास होने लगता है। मैं अपनी बात शुरुआत करने से पहले एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया था, अतीन्द्रिय संवेदन अनुभूति। ये अंग्रेजी शब्द एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन पर आधारित है। अर्थात कई लोगों के अंदर ये शक्ति होती है कि वे आने वाली घटना को ज्यों का त्यों पहले देख लेते हैं। इससे मिलता जुलता शब्द डेजावू भी है, जो आजकल अंग्रेजी में बहुत चलता है, पर ईएसपी को विज्ञान मानता है। अर्थात किसी किसी इंसान में शक्ति होती है कि वो आने वाली घटना को घटने से पूर्व ज्यों का त्यों एक चलचित्र की तरह देख सकता है। उसे मैंने अतीन्द्रिय संवेदन अनुभूति अथवा एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन माना है। उसका इसमें उपयोग होगा कहानी में। अब हम बात करते हैं कथानक के सार संक्षेप की। आप लोगों को बहुत रुचि हो रही होगी कि ऐसी क्या उनसी कहानी है जिसमें प्रेम कहानी है लेकिन आत्मा परमात्मा भी है। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि अब आप सभी को इस कहानी के प्रति पर्याप्त उत्सुकता हो चुकी होगी। कथानक प्रारंभ होता है सन 1980 के आसपास, जब लेखिका लगभग 60 वर्षों की हो चुकी है। उनकी उम्र 60 के आसपास है शिवानी जी की। चेन्नई के कपालेश्वर मंदिर में दर्शन करने पर उसे अचानक अपनी बचपन की सहेली कृष्णवेणी दिखाई देती है, जिसे वह लगभग 42 वर्षों से नहीं मिली। 42 वर्षों के बाद कृष्णवेणी को देख रही है। वो भीड़ से कहीं दूर से दिखती है उसको। भीड़ से निकलते हुए वह पुनः उसे ढूंढती है, परंतु कृष्णवेणी उसे फिर नहीं दिखती। अगले दिन मरीना बीच पर अपने पसंदीदा निर्जन स्थान पर जब लेखिका बैठी है, तभी उसे कृष्णवेणी मिल जाती है। लेखिका आश्चर्य में पड़ जाती है कि इतने वर्षों बाद भी कृष्णवेणी का रूप, सौंदर्य और शारीरिक सौष्ठव ठीक वैसा ही है जैसा 42 साल पहले था, बिल्कुल भी नहीं बदला। दोनों सहेलियां बातों में खो जाती हैं और हमें कृष्णवेणी के बारे में सब कुछ इसी वार्तालाप से ज्ञात होता है। कृष्णवेणी बचपन से ही अतीन्द्रिय संवेदन अनुभूति की शक्ति रखती थी, अर्थात आने वाली घटनाओं को वो जब चाहे ज्यों का त्यों देख सकती है। उसे सिर्फ भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है, मुझे इसके बारे में कुछ बताओ, तो भगवान उसे वो दृश्य दिखा देते हैं। शुरुआत में उसके माता पिता से बीमारी या भूत प्रेत का चक्कर समझकर ध्यान नहीं देते, परंतु जब घोड़ों की रेस के शौकीन पिता के समक्ष वह पिद्दी से घोड़े ब्लैक प्रिंस के जीतने की भविष्यवाणी करती है और पिता लाखों के वारे न्यारे कर लेता है, तो नन्ही कृष्णवेणी घर की मानो देवी ही बन जाती है। पिता उसको कोई दूसरे दो घोड़ों के नाम बताता है, बेटी कौन सी घोड़ी जीतेगी, कौन सा घोड़ा जीतेगा, लेकिन कृष्णवेणी कहती है ब्लैक प्रिंस जीतेगा, सबसे पिद्दी घोड़ा है।
पिता उस पर पैसा लगाता है और लाखों कमा के निकलता है, तो उसे विश्वास हो जाता है कृष्णवेणी सामान्य लड़की नहीं है। अब तमिलनाडु में प्रचलित कुरीति के अनुसार बच्ची का विवाह बचपन से ही उसके मामा से तय कर दिया जाता था। उस जमाने में ऐसे था कि बच्ची की शादी उसके मामा से कर दी जाती थी। ये एक विशेष जाति विशेष या उसकी बात हो सकती है। परंतु युवा होते ही कृष्णवेणी अपने मामा के पागल होने की भविष्यवाणी कर देती है। उसे कहते हैं तुम्हारी शादी मामा से करेंगे। वो कहती मेरे मामा पागल खाने में है, शरीर पे कपड़े नहीं है, मुंह से झाग निकल रहा है, पागल हो चुके हैं वो। ये भविष्यवाणी सत्य साबित होती है। इसके बाद कृष्णवेणी शांति निकेतन कलकत्ता में पढ़ने चली जाती है, जहां उसकी गहरी दोस्ती लेखिका से होती है। यहाँ लेखिका और उनका मिलन होता है आपस में। अपनी परालौकिक क्षमता का जिक्र कृष्णवेणी लेखिका से करती है और 2 बार उसकी सहायता भी करती है। अब ये मूल कहानी जब आप पढ़ेंगे उपन्यास, तो आपको मालूम पड़ेगा 2 अलग अलग अवसर पर वो शिवानी जी की सहायता करती है अपनी इस शक्ति से, और शिवानी को बताती है इस शक्ति का सिर्फ तुम्हें पता है, मुझे पता है, मेरे माँ बाप को पता है कि मेरे पास ये शक्ति है। इस दौरान अपने निर्धन सहपाठी चित्रकार भास्करन से प्रेम में पड़कर कृष्णवेणी सुध बुध भूल जाती है। व्यवहारिक रूप से कुशल लेखिका कृष्णवेणी को चेताती है कि उसके घर वाले कभी भी फटेहाल भास्करन से उसके विवाह के लिए तैयार नहीं होंगे। शिवानी जी कहती है ये फटेहाल गरीब लड़का है, तुम पैसे वाले हो, तुम्हारे माँ बाप कभी इसे शादी के लिए नहीं मानेंगे। परंतु अदम्य साहसी कृष्णवेणी किसी की नहीं सुनती। वो किसी की नहीं सुनती। अंततः वही होता है जिसका लेखिका को अंदेशा था। घर वालों के विरोध के पश्चात भी कृष्णवेणी भास्करन से विवाह करने की जिद पर अड़ जाती है। कृष्णवेणी के माता पिता को मालूम पड़ता है कि भास्करन का पिता कुष्ठ रोगी है। उस जमाने में कुष्ठ रोग असाध्य था। जबकि ये कहानी चल रही है तब कुष्ठ रोग की उसको कोई इलाज नहीं होता था, असाध्य रोग था। कृष्णवेणी फिर भी जिद पर अडिग रहती है और यही कहीं लेखिका का उससे साथ छूट जाता है। लेखिका अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने घर वापस लौट जाती है शिवानी जी, और वो उसके बाद दोनों का साथ नहीं बैठा, और अब वो वापस 42 साल बाद मरीना बीच पर मिली है। आज बरसों बाद मिलने पर लेखिका कृष्णवेणी के आगे का हाल पूछती है कि अब बताओ क्या हुआ था फिर। तो वह उसे प्रथम शुभ समाचार यह देती है कि अब वह और भास्कर साथ हैं। वो कहती है भास्कर मेरे साथ में है। वो बताती है कि लेखिका से विछोह के पश्चात उसके माता पिता ने उसे कहा था कि वह अपनी शक्ति का उपयोग करके एक बार देख तो ले कि भास्करन का भविष्य कैसा होगा। माँ बाप उसको कहते हैं कि तू शादी करना चाहती है गरीब से भास्करन से, एक बार तेरी शक्ति का उपयोग करके ये तो देख जिसके पिता को कुष्ठ रोग है उसका भविष्य कैसा होगा, उसको तो देख एक बार। कृष्णवेणी लेखिका को बताती है कि उसने एक दिन प्रयास किया और उसने देखा कि भास्करन भी कोढ़ग्रस्त हो गया है और कुष्ठ आश्रम में सड़ी गली चमड़ी लेकर बैठा है। उसके हाथ पैर नहीं है, उसकी नासिका नहीं है और उसकी चमड़ी सड़ चुकी है। ये उसने देखा भविष्य में अपनी। लेखिका कांप जाती है और पूछती है कि क्या तूने अपने माता पिता को ये सपना बता दिया, ये अपनी भविष्यवाणी बता दी कि भास्करन को भी कोढ़ होने वाला है। लेखिका आश्चर्य भी करती है कि अगर इसको कोढ़ होने वाला है और ये भविष्यवाणी देख ली इसने, तो इसने शुरू में ये क्यों कहा कि मैं और भास्करन साथ रहते हैं। पर वो पूछती नहीं उसको। कृष्णवेणी कुटिल हंसी हंसकर कहती है कि उसने माता पिता को एक झूठी भविष्यवाणी सुना दी, जिसके अनुसार वह तेज चलती कार से एक घाटी में गिरकर मर जाती है। उसने कहा मैंने माता पिता को यह नहीं कहा भास्करन को कोढ़ हो गया, मैंने एक झूठी कहानी बता दी कि एक बहुत तेज चलती कार मैं चला रही हूं और एक बहुत गहरी घाटी में कार गिर जाती है और मैं उसमें जाकर मर जाती हूँ। दोनों सहेलियां हंस पड़ती हैं। लेखिका आगे कुछ भी कहे इससे पहले कृष्णवेणी तेजी से भागकर ओझल हो जाती है, लेकिन जाते जाते लेखिका से वादा करती है कि अब की बार जब वो आएगी तो भास्करन को साथ लेकर आएगी। इस बार जब तुझसे मिलूंगी तो भास्करन को साथ लेके आऊंगी, मुझसे मिलेगी तू। अब 2-3 दिनों तक कृष्णवेणी जब नहीं आती तो एक दिन लेखिका उसके पुराने घर में उससे मिलने जा पहुंचती है। उसको पुराना घर पता होता है, पहले वो कहाँ रहती थी 42 साल पहले। लेखिका अंदाज से वहां पर चली जाती है। कृष्णवेणी के पुराने घर में उसकी अति वृद्धा माता और मामा दोनों उसको मिलते हैं। कृष्णवेणी की माता अभी भी जीवित है, बहुत वृद्धा है, पिता उसके मर चुके हैं, और मामा मिलते हैं उसको। वे उसे यह भयावह जानकारी देते हैं कि लगभग 38 वर्षों पूर्व भास्करन का देहांत कुष्ठ आश्रम में हो चुका है। वो बताते हैं शिवानी को कि भास्करन का कुष्ठ आश्रम में देहांत हो गया था। उसके कुछ ही दिनों बाद कृष्णवेणी
तेज गति से कार चलाते हुए एक घाटी में गिर गई थी, जहां मौके पर ही उसका देहांत हो गया था। उसकी अंत्येष्टि मामा ने ही की थी, कृष्णवेणी की। लेखिका थर थर कांप उठती है कि जिसकी अंत्येष्टि की बात कर रहे हैं उससे तो मैं कल मिली हूं, 2 दिन पहले, मरीन बीच पर। लेखिका समझ जाती है कि कृष्णवेणी ने दोनों ही भविष्यवाणियां सही सुनाई थी। लेखिका के मस्तिष्क में बार बार कृष्णवेणी की बात गूंजती है, अगली बार भास्करन को भी साथ लेकर आऊंगी, मिलना चाहेगी ना। और लेखिका बार बार सोचती है, क्या मैं उससे मिलना चाहूंगी। मालूम पड़ जाता है कि जो मुझे मिली थी वो कृष्णवेणी नहीं थी, उसकी आत्मा थी। यहां पर वो उपन्यास हमारा समाप्त होता है, इस प्रश्न पर कि क्या मैं उससे मिलना चाहूंगी। चरित्र चित्रण की हम बात करते हैं। शिवानी जी चरित्र चित्रण की बहुत बड़ी निष्णात है। किसी का चरित्र चित्रण वो इतना बढ़िया करती है कि आप उस पात्र को सजीव महसूस कर सकते हैं। उपन्यास में मुख्य रूप से दो ही पात्र हैं, कृष्णवेणी और लेखिका स्वयं। लेखिका ने अपने पात्र को पाठकों का प्रतिनिधि बना दिया है। हम लेखिका के माध्यम से ही कृष्णवेणी के बारे में जानते हैं, अर्थात हम जो कुछ भी जानना चाहते हैं लेखिका के माध्यम से ही जान पाते हैं। दूसरी ओर कृष्णवेणी का चरित्र बेहद मजबूत और हावी होने वाली लड़की के रूप में हमारे सामने आता है। अपनी मित्र अर्थात शिवानी जी को कृष्णवेणी बार बार स्टूपिड और इडियट आदि शब्दों से बड़ी व्यवहारिकता से बुला लेती है। उसकी सुंदरता, चारित्रिक दृढ़ता और विलक्षण बुद्धिमत्ता उसे सहज ही इतना विशाल व्यक्तित्व प्रदान करती है। कृष्णवेणी शिवानी की कलम से निकला सबसे अद्भुत चरित्र है। वह 1950 के दशक में धड़ल्ले से बिना बाहों के ब्लाउज पहनती है, क्योंकि उसकी दृष्टि में स्लीवलेस ड्रेस में भारत में सिर्फ दो ही महिलाओं पर फबती है, एक विजयलक्ष्मी पंडित और दूसरी कृष्णवेणी। उसकी बेबाक जीवन शैली के आगे उसका प्रेमी भास्करन बहुत दीनहीन लगता है। भास्करन की निर्धनता और पिता का असाध्य रोग उसके चरित्र को भीरू और समझौतावादी बनाते हैं। वह कृष्णवेणी से प्रेम तो करता है, परंतु उसमें इतना साहस नहीं कि वह उसका हाथ मांग सके। साहस भी नहीं, सामर्थ्य भी नहीं। अंततः वह स्वयं भी उसी असाध्य रोग का शिकार होता है और त्रासद अंत तक पहुंचता है। दूसरी ओर कृष्णवेणी का चरित्र इतना मजबूत है कि वह लोक परलोक की सीमा के परे भी भास्करन का साथ देना स्वीकार करती है। स्मरण रखिए, उसने बोला भास्करन की मैं साथ रहती हूँ, अर्थात इस लोक में, शिवानी जी कहती है उस लोक में भी वो भास्करन को उसने छोड़ा नहीं है। मजबूत चरित्र है उसका। लेखिका का चरित्र जहां एक और कृष्णवेणी से दबता है, परंतु समय पड़ने पर उसे व्यवहारिकता का ज्ञान देने से भी नहीं चूकता। शिवानी जी का चरित्र वैसे तो उसके सामने बहुत दबता है, कृष्णवेणी के सामने, लेकिन व्यवहारिकता की बात आती तो उसको चेताती है। भास्करन से विवाह के निर्णय पर लेखिका एक सच्चे मित्र का कर्तव्य निभाती है तथा व्यवहारिक कारणों से निर्णय का विरोध करती है। प्रेम में अंधी हुई कृष्णवेणी भविष्य देखने की क्षमता रखते हुए भी सहेली की यह बात नहीं मानती और अंततः वह भी एक त्रासद अंत को प्राप्त हो जाती है। कथानक के अन्य पात्र जैसे कृष्णवेणी के माता पिता, मामा जी आदि भी शिवानी जी ने बड़ी सूझबूझ से प्रस्तुत किए हैं। यद्यपि ये बहुत महत्वपूर्ण पात्र इस कथानक के नहीं है, परंतु जो भी उन्होंने पात्र बनाए बड़े सूझबूझ से बनाए हैं। लोभी पिता कृष्णवेणी की भविष्यवाणियों का लाभ उठाकर करोड़पति बन जाता है, परंतु उसे अपनी पुत्री की मानसिक व्यथा का अनुमान नहीं होता। पुत्री किस दौर से गुजर रही है, क्या ये अतीन्द्रिय क्षमता को वो खुश है उससे, क्या उसको जीवन में सब अच्छा मिल रहा है। पिता को उससे विशेष मतलब नहीं है। पिता अपने घोड़े का नंबर पूछता है, कौन सा घोड़ा जीतेगा, अपना पैसा कमाता है। रेस में उसके भाग्यशाली घोड़े को वह घोड़े की मृत्यु के पश्चात घास भूसा भरकर अपने घर में स्थापित कर देता है, जो उसके सनकी होने का परिचायक है। जब वो घोड़ा ब्लैक प्रिंस मर जाता है तो ब्लैक प्रिंस की खाल में भूसा भर के वो उसको अपने घर में ही लगा देता है। इससे मालूम पड़ता है कुछ सनकी दिमाग का आदमी था वो। कृष्णवेणी की माता भी परिस्थितियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर देती है और अंत में विक्षिप्त प्राय हो जाती है। कुल मिलाकर सभी चरित्रों को शिवानी जी ने बहुत जतन से गढ़ा है। आप यदि पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा चरित्र चित्रण बहुत स्पष्ट और बहुत ही ढंग से किया गया है। भाषा वैशिष्ट्य और शिल्प सौंदर्य, मैं क्या बात करूं शिवानी जी की। भाषा तो उनका प्रिय वो शगल है। कितनी भी कोई भी चीज को कितनी आसानी से, मैंने पिछली बार जिक्र किया था नौकर नहीं है भृत्य विहीना, तो हर बात में उनकी कुछ ना कुछ उनका वैशिष्ट्य झलकता है। पूरा उपन्यास किसी चलचित्र की तरह पाठक के सामने चलता रहता है। शिवानी जी की भाषा का सौंदर्य इस रोमांचक कथा में चार चांद लगा देता है।
बात कलकत्ता की हो या मद्रास की, बेंगलोर की हो या गुरुवायूर की, शिवानी जी का भाषा विन्यास हमें ठीक वहीं पहुंचा देता है। कृष्णवेणी के रहस्यमय व्यक्तित्व तथा अतीन्द्रिय अनुभूति क्षमता का विवरण भी शिवानी जी ने बखूबी किया है, बहुत अच्छा किया है। शिवानी जी ने कृष्णवेणी की आत्मा के लेखिका से मिलने का प्रसंग संभवतः यह दर्शाने के लिए डाला है कि सखियों में इतना गाढ़ा प्रेम था कि इस लोक से परे भी वे मिली और जीवन की कहानी साझा की। कई लोग कहते हैं कि ये तो भूत प्रेत की बात हो रही, भूत प्रेत की, वो एक बताना चाहती है कि प्रेम इतना गाढ़ा था कि अपनी सहेली से अपने जीवन के रहस्य साझा करने कृष्णवेणी फिर लौट के उसके पास आई। कृष्णवेणी की आत्मा दरअसल उसकी दमित इच्छाओं का प्रतिबिंब मात्र है जो पूरी नहीं हो सकी थी। कृष्णवेणी अपनी सहेली के साथ अपने जीवन के वे सत्य साझा करना चाहती है जो वह जीते जी किसी के साथ साझा नहीं कर पाई थी। लेखिका कृष्णवेणी को छूने का प्रयास करती है, पर कृष्णवेणी ऐसा करने नहीं देती। वह किसी दीक्षा का बहाना करती है, मुझे कोई दीक्षा मिली है जिसमें तुम मुझे छू नहीं सकती। लेखिका यह भी इंगित करती है कि कृष्णवेणी गीली जमीन पर तेजी से सरपट भागकर गायब हो गई, जबकि वह स्वयं उस जमीन पर चल भी नहीं पा रही थी। कुछ शिवानी जी हमें संकेत देती है कि यह आत्मा है या कुछ परलौकिक है। शिवानी जी ने आत्मा की उपस्थिति को प्रतीकात्मक रूप से बहुत ही कुशलता से चित्रित किया है। शिवानी जी लिखती है कि मैं निर्जन कोने में अकेली बैठा करती थी और वहां उसको कृष्णवेणी मिली और सब बातें बताई गई। विज्ञान के लोग ये भी कह सकते हैं कि शिवानी जी के दिमाग की उपज थी। निर्जन कोने में और किसने देखा, वो अपने कल्पनाओं में उन्होंने अपनी सहेली से बात की। चलिए वही सही, जीवन का तो मालूम पड़ा ना कृष्णवेणी के हमें। शिवानी की अन्य रचनाओं से क्यों अलग है कृष्णवेणी? मैं ये बात इसलिए इस मुद्दे को उठा रहा हूं, ये आप तभी बात समझ पाएंगे जब शिवानी के बहुत सारे उपन्यास आप पढ़ लेंगे या बहुत सारे कहानी आप पढ़ लेंगे, तब आप ये समझ पाएंगे कृष्णवेणी उन बाकी सबसे अलग क्यों है। इसलिए ये मेरा विशेषाधिकार है, मैं इसको बता रहा हूं। नए पाठक इससे बात इत्तेफाक ना रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हम पढ़ेंगे, हम 10 कहानियां पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा, 15 पढ़ेंगे समझ में आएगा। जो जो पढ़ेंगे इस बात का आपको मालूम पड़ता रहेगा अर्थ क्या है। कृष्णवेणी शिवानी जी की विशिष्ट शैली में लिखी होने के उपरांत भी अनेक मामलों में उनकी अन्य रचनाओं से भिन्न है। मुख्य रूप से निम्न बिंदुओं पर गौर करना उचित रहेगा। कृष्णवेणी उपन्यास में उत्तराखंड का संदर्भ अवश्य है, क्योंकि स्वयं लेखिका इसका हिस्सा है। तथापि इस उपन्यास में हमें उत्तराखंड के प्राकृतिक दृश्यों तथा संस्कृति का वैसा विस्तृत विवरण नहीं मिलता जो शिवानी जी की अधिकांश रचनाओं में आवश्यक रूप से मिलता है। 14 फेरे, विवर्त, विषकन्या, शमशान चंपा, जहां भी आप जाएंगे आपको उत्तराखंड का, जो उस वक्त उत्तराखंड नहीं था, वो नैनीताल, अल्मोड़ा लिखेंगी अपना, चक्राता, सब वहां की सब बातें लिखेंगी। और उनका जो विवरण वो देती है प्राकृतिक सौंदर्य का, वो उनकी एक विशेषता हुआ करती है। उसमें हम खो जाते हैं। क्योंकि इस कथानक में उत्तराखंड उतना अधिक नहीं है, यद्यपि शिवानी जी इसकी पात्र हैं, परंतु कथानक उत्तराखंड में जाता नहीं है, इसलिए उससे हम थोड़ा वंचित रहते हैं। दूसरा बताता हूं मैं आपको, सामान्यतः शिवानी जी के उपन्यास पात्र प्रधान होते हैं, अर्थात जो पात्र एक बार कथानक में घुस गया वह शिवानी जी की पैनी दृष्टि से नहीं छुपता। मतलब क्या कि अक्सर हमें सभी पात्रों के भूत, भविष्य व परिवेश की पूर्ण जानकारी मिलती है, शिवानी जी पीछे पड़ जाती है। तो अगर आप ट्रेन में बैठे हैं और सामने वाली बर्थ पर एक मुसलमानी बैठी है तो उसके घर में क्या हो रहा है शिवानी जी वहां भी बताएंगी आपको कि उसके घर में समस्या हो रही थी। जो पात्र एक बार आ गया उसके भूत, भविष्य, परिवेश सबकी जानकारी शिवानी जी हमें देती हैं। ये एक उपन्यास का उनका हिस्सा है, हम जुड़ाव महसूस करते हैं। किंतु कृष्णवेणी में ऐसा नहीं हुआ है। यह उपन्यास पात्र प्रधान न होकर घटना प्रधान है, इसीलिए बहुत कसावट लिए हुए है। कथानक बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है, तुरंत घटनाएं घटती रहती हैं और हम जो है वो एक एक घटना का, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, और हम तुरंत उन पर चल पड़ते हैं। थोड़ी सी विवरण जो है, पात्रों का विवरण यहाँ पर कम है, घटना प्रधान ज्यादा है। पात्र कम है, घटनाएं तुरंत घटती रहती हैं। शिवानी जी की रचनाओं में हमें अक्सर परिस्थितिजन्य घटनाओं की भरमार मिलती है, परंतु कृष्णवेणी में मूल रूप से ऐसा नहीं है। यहाँ पात्र ही घटनाओं के लिए उत्तरदायी है। अर्थात बाकी सब रचनाओं में कुछ ना कुछ परिस्थितियां ऐसी घटती है कि पात्र उसका आगे कुछ कर नहीं सकता, पर हम कृष्णवेणी में मूल रूप से पात्र ही ऐसी कोई परिस्थितियों का निर्माण करते हैं कि कथानक आगे बढ़ता है। ये थोड़ा सा और फर्क है। वो कुछ अधिक परिस्थितियों में चली जाती है कि यहाँ पर किसी का बस नहीं, अब ये चीज हो गई तो हो गई,
यहाँ पर ऐसा नहीं है। कृष्णवेणी के खुद के निर्णय, शिवानी के खुद के निर्णय, भास्करन के खुद के निर्णय, माता पिता के खुद के निर्णय, उससे कथानक पूरा आगे बढ़ता है। ये एक थोड़ा सा फर्क है। यहाँ मैं यह भी जोड़ना उचित समझूंगा कि शिवानी जी के अन्य उपन्यासों की तुलना में कृष्णवेणी का घटनाक्रम अधिक त्वरित गति से आगे बढ़ता है, थोड़ा जल्दी बढ़ता है। घटनाक्रम तुरंत आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। अर्थात जहां लंबे विवरणात्मक पृष्ठ नहीं होने से पाठक को कथानक का पूरा रसास्वादन करने का अवसर मिलता है, वहीं मुझ जैसे उनके भाषा के दीवानों को उनकी संस्कृत मिश्रित भाषा के अमृत का पर्याप्त पान नहीं होने से थोड़ी निराशा भी होती है। मैं तो मेरे को तो आदत है कि जितना उनका संस्कृत वाली भाषा पढ़ूं, जितना विवरण पढ़ते हैं उतना मुझे आनंद प्राप्त होता है। उससे शिवानी जी ने हमें वंचित रखा है, क्योंकि वो घटनाक्रम पर चली है, कथानक पर उन्होंने कसावट रखी है, विवरण से बची हैं वो हर जगह पर। तो थोड़ा मुझे लगता है कुछ होता तो ठीक रहता है। जो शिवानी जी के चितेरे हैं वो उस विवरण के पीछे पागल है। उनको वो चाहिए कि विवरण आ रहा है, बीच में कुछ प्राकृतिक सौंदर्य का विवरण आ रहा है, नायिका के सौंदर्य का विवरण आ रहा है, परिस्थितियों का विवरण आ रहा है। हम वो चाहते हैं कि उनकी भाषा इतनी प्यारी होती है कि पढ़ने में मजा आता है। यहाँ थोड़ा वंचित रखा है। अब मैं अपने उद्बोधन को समाप्त करने से पहले उपसंहार स्वरूप कुछ बातें कहूंगा। ये उपसंहार देना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई परालौकिक और भूत प्रेत और ये तो कम से कम नरक थे, इसकी क्या जरूरत है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। समग्र रूप से कृष्णवेणी एक सुरुचिपूर्ण तथा रोमांच से भरपूर उपन्यास कहा जा सकता है। पाठकों को बांधे रखने की शिवानी जी की विलक्षण क्षमता के दर्शन हमें इस रचना में भरपूर होते हैं। मानव मन की गहराइयों को टटोलता यह उपन्यास अनेक विचारणीय प्रश्न भी खड़े करता है तथा अपने प्रवाह के दौरान ही तत्कालीन समाज की अनेक विसंगतियों की ओर भी संकेत करता है। लोभी पिता द्वारा पुत्री के विलक्षण गुण का दोहन करना, प्रेम विवाह में बाधा बनी अमीरी गरीबी की दीवार और कॉलेज में एक ढोंगी चमत्कारी बने प्रोफेसर द्वारा छात्राओं को बेवकूफ बनाना आदि ऐसी अनेक घटनाएं और इस उपन्यास में विद्यमान है जो इसे आज भी प्रासंगिक बनाती हैं। ऐसी घटनाएं हम आज भी देखते हैं। ये घटनाएं आज भी इस उपन्यास को प्रासंगिक बनाती हैं, इतने वर्षों बाद भी। सामान्य पाठक उपन्यास में स्थापित अलौकिक तत्व पर आपत्ति करता है या कर सकता है। कोई सामान्य पाठक बोलेगा सब ये अलौकिक वाली बात क्यों इसमें, वो सपना देख लेती या कुछ कल्पना बता देते, आत्मा से मिलन क्यों दिखाया है या भूत प्रेत का क्यों दिखा रहे हो। परंतु हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि अतीन्द्रिय संवेदन अनुभूति आज भी संसार में वैज्ञानिकों को चुनौती दे रही है, जिसे कभी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन या ईएसपी कहा जाता है तो कभी डेजा वू भी कहा जाता है। यह वास्तविकता में अब स्थापित सत्य है और वैज्ञानिक इसके पीछे पड़े हुए हैं कि ये चीज कैसे हो रही है, परंतु हो रही है। कृष्णवेणी की आत्मा से लेखिका का साक्षात्कार भी पाठक को अंधविश्वासी घटना कम लगती है और भावनाओं का अतिरेक ही लगता है। काल्पनिक बात होते हुए भी यह अवांछनीय नहीं लगता। जैसा कि मैंने पूर्व में भी लिखा है कि शिवानी जी ने कृष्णवेणी की आत्मा से लेखिका के मिलने का प्रसंग संभवतः यह दर्शाने के लिए डाला है कि सखियों में इतना गाढ़ा प्रेम था कि इस लोक से परे भी वे मिली और जीवन की कहानी साझा की। कृष्णवेणी की आत्मा दरअसल उसकी दमित इच्छाओं का प्रतिबिंब मात्र है, वे इच्छाएं जो जीते जी पूरी नहीं हो सकी। कृष्णवेणी अपनी सहेली के साथ अपने जीवन के वे सत्य साझा करना चाहती है जो वह जीते जी किसी के साथ साझा नहीं कर पाई। कहते हैं ना, अतृप्त आत्मा होती है तो वो अपने किसी न किसी के साझा करना चाहती है, तो हम उसको सिर्फ भावनाओं का अतिरेक देख सकते हैं। आत्माएं लौट के नहीं आती है, हम सब विज्ञान के युग में रह रहे हैं, मैं भी कहता हूँ। पर भावनाओं का अतिरेक हो सकता है शिवाजी लेखिका की तरफ से भावनाओं का अतिरेक हो, उसने सोचा हो कि उसके साथ क्या हुआ होगा और उसने इस बात की कल्पना जो भी है, क्योंकि सच तो उसने नहीं बताया कृष्णवेणी ने। उसने कहा मैं भास्करन के साथ हूँ, आऊंगी मिलने। सत्य तो उसको अगले दिन मालूम पड़ा कि शिवा उसको तो मरे 38 वर्ष हो चुके हैं। अंत में यही निवेदन है कि उपन्यास कृष्णवेणी कहानी के चितेरों और विशेषकर शिवानी की शैली के दीवानों के लिए एक अनुपम भेंट है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अपने पूरे परिश्रम तथा पूरी क्षमता से उपन्यास का चित्रण करने के पश्चात भी मैं इस महान कृति के साथ न्याय करने में सीमित रूप से सफल हुआ हूं। इतनी महान कृति है कि मुझ जैसा तुच्चा सा लेखक इसको इसके साथ क्या न्याय कर सकता था, मैं नहीं कर पाया हूं न्याय। तथा पाठकों को वास्तविक आनंद प्राप्त करने के लिए मूल कृति को पढ़ना ही चाहिए। आपको वास्तविक आनंद लेना है तो कृष्णवेणी को पढ़िए। अगर उपलब्ध नहीं हो रही, यूट्यूब पर जाइए, कानों में लगाइए, सुनिए उसको और इसका आनंद लीजिए। आप
सुनने के बाद या पढ़ने के बाद कहेंगे कि राजेंद्र का आलेख कुछ नहीं था शिवानी के लेखन के सामने, हो भी नहीं सकता। मैंने सिर्फ एक परिचय आपका उनसे कराया है। अपना उद्बोधन समाप्त करने से पूर्व मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। आपने देखा होगा, शिवानी की बात करता हूं या इन कहानियों की, हमेशा मैं एक बात का जिक्र करता हूं कि ये सन 60 की बात है या सन 80 की बात है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि यार इसका क्या महत्व है, 80 की बात हो 90 की बात हो। इसका महत्व है। इसका महत्व यह है कि जब आप आज की पीढ़ी को ये कहानी सुनाएंगे, अपने बच्चों को, या हमारे समूह में भी ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने 60 का या 50 का दशक नहीं देखा, तो वो बच्चे जो होंगे या वो जो लोग होंगे पूछेंगे, तो जब वहां गए तो उसने मोबाइल क्यों नहीं कर लिया, उसने एसटीडी पे फोन लगा के पूछ लेती, या वो उसने एरोप्लेन में क्यों नहीं बैठ गई। इसलिए मैं आपको काल बताता हूं कि कालखंड वो था 50 का दशक या 60 का दशक, जब भारत में एसटीडी बूथ नहीं थे, एसटीडी था ही नहीं। फोन करना बड़ा मुश्किल था, हमारे घरों में फोन नहीं हुआ करते थे। 50-60 के दशक के लोग याद करेंगे, मेरे घर में पहला फोन शायद 80 के बाद आया, 1980 के बाद आया। उस जमाने में फोन करना संभव नहीं था। उस जमाने में विमान नहीं हुआ करते थे कि भाई आप दिल्ली से चेन्नई प्लेन से चले जाएं, ऐसा होता नहीं था। बहुत कम हवाई जहाज उपलब्धता थी। इसीलिए कालखंड का जिक्र करता हूं, ताकि हम उस कथा को उस परिवेश में ही सुने कि भैया इसमें अब नहीं आएगा वो, मोबाइल नहीं होगा, एसटीडी नहीं होगा, हवाई जहाज नहीं उड़ेंगे, और कई बातें ऐसी होंगी, संचार व्यवस्था ऐसी नहीं होगी, फेसबुक नहीं होगा, सोशल मीडिया नहीं होगा, इंटरनेट नहीं होगा। ये चीजें उस जमाने में नहीं थी। इसीलिए कालखंड का जिक्र मैं करता हूं, ताकि आप लोग उस कथा को उस परिवेश में सुने। आप लोगों ने बहुत ध्यान से, लगभग 31 मिनट मुझे हो गए, मैं सोच रहा था 20-25 मिनट में कर लूंगा, परंतु ये बीच बीच में कुछ अधिक बोलने की मेरी जो आदत है, उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। आप लोगों ने बहुत ध्यान से इस कथा को के बारे में मेरे विचार सुने। मैं चाहूंगा कि आप कृष्णवेणी अवश्य पढ़ें, सुने, और अपने विचारों से समूह में सबको अवगत कराएं, और उस महान लेखिका को, जिसकी हम अभी जयंती की शताब्दी मना रहे हैं, गौरा पंत शिवानी को, समूह की तरफ से श्रद्धांजलि, और आप लोग भी उन्हें श्रद्धांजलि दें, उनका आदर करें, उन्हें श्रद्धांजलि दें, और उनका स्मरण अवश्य करें। धन्यवाद।